बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 8वां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है और इस लेक्चर में हम कई सारे टॉपिक कवर करेंगे। कुछ नए टाइप के टॉपिक हैं जैसे कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक मेरा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या होगा डायामैग्नेटिक एंड तीसरा क्या होगा नोडल प्लेन। ओके, तो इससे पिछला जो भी लेक्चर है उसको आप कवर करके तभी आप नया लेक्चर देखें न्यू। इससे जो पीछे का है ये टोटल कवर करने के बाद ही आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक। सबसे पहला सवाल कि सर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है। अगर आप एक लाइन में इस चीज़ को समझना चाहें तो वैसा चीज़ जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसा चीज़ जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेट को रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है, उसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या समझ में आया आपको, क्या बताया गया कि वैसा चीज़ जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट को जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। लेकिन मैग्नेट को जो रिपेल करेगा उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। जैसे देखिए ये कोई एक सब्सटेंस है, ये मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे झुक रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो मैग्नेट को रिपेल करे उसे हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन अब हम चूँकि कोई एलिमेंट हमें मिलेगा तो ऐसा तो नहीं कि हम मैग्नेट लेके बैठेंगे चेक करने के लिए, तो उसके लिए कुछ अलग से टॉप पॉइंट होने चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए स्पीसीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर किसी स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैसे स्पीसीज कहे जाते हैं पैरामैग्नेटिक। जैसे एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए क्रोमियम कैसा है, क्रोमियम। तो आप जानते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इससे जस्ट पहले लेक्चर में हम बताए हुए थे, पिछले लेक्चर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, यही होता है ना क्रोमियम 24। तो बताइए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। देखिए एक अनपेयर्ड तो ये हो गया, एंड डी में 5 डब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो अनपेयर्ड ढेर सारा पड़ा हुआ है। अनपेयर्ड मतलब जो पेयर में नहीं हो, तो ये सब इलेक्ट्रॉन तो पेयर में होगा ना, और ये सब तो सिंगल बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये तो कह रहा है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो क्या कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब क्रोमियम क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब हम आते हैं डायमैग्नेटिक की तरफ। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन स्पीसीज डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज डायमैग्नेटिक। अगर उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30, 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन था ना, 10 12 18 20 एंड 10, 30 हो गया। अब बताइए क्या इसमें कोई भी ऐसा डब्बा दिख रहा है, ऐसा ऑर्बिटल दिख रहा है जहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखिए। यहाँ पर देखिए 4s में 2 आ चुका है, ये पेयर में आ चुका है, सब इलेक्ट्रॉन का एक साथ ही मिल गया है, सब अपने पेयर में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये जो जिंक है ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक चूज करेंगे। कोई दिक्कत, आप कैसी किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि Na+ बताओ भाई, Na+ कैसा है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होता कब, जब सोडियम होता। लेकिन अब Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 3s 0, क्या होगा, 0। तो बताइए Na+ के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर जगह आपको फुलफिल मिलेगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन का साथी मौजूद है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसीलिए Na+ कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन सिर्फ सोडियम रहता तो क्या होता है,
पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि उसमें 3s में 1 आ जाता, तो एक सिंगल आ जाता। तो मेरा ख्याल है पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज पैरामैग्नेटिक। शायद अभी आप बनाए हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्रोमियम, जिंक, नियॉन और एल्यूमिनियम। तो जिंक का तो अभी आप बनाए हैं, नियॉन तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 1:2 2:2 पे 6। तो बचेगा कौन? क्रोमियम, जो भी अभी आप बनाए हैं। तो क्रोमियम कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। क्या समझ में आया या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही नया टॉपिक है, इसको ध्यान समझिए क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन क्या होता है ये जानिए पहले। कह रहा है एनी इमेजिनरी प्लेन विच हैज 0 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एंड मस्ट बी पास्ड थ्रू न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। यानी एक ऐसा प्लेन आप एज्यूम कीजिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना बिल्कुल क्या हो? 0 हो। बिल्कुल क्या हो? 0। तो सवाल ये है कि ये जो प्लेन है वो पास कहाँ से करना चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियस से। कहाँ से पास होना चाहिए? न्यूक्लियस से। तो आपको पता है ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और न्यूक्लियस का मतलब उसका बीच वाला क्षेत्र, यही तो है इसका न्यूक्लियस। तो आइए देखते हैं कि उसके पास कितने नोडल प्लेन हैं, कितने नोडल प्लेन हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ला रहे हैं क्या? सबसे पहले हम ला रहे हैं एस ऑर्बिटल को। किसको? एस ऑर्बिटल को ला रहे हैं। एस में हम लोग चेक करेंगे कि क्या एस के पास कोई नोडल प्लेन है या नहीं। तो क्या आपको पता है कि एस कैसा होता है? एस का शेप होता है स्फेरिकल। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो देखिए हम चेक करने जा रहे हैं एस ऑर्बिटल के लिए। तो एस का शेप होता है स्फेरिकल, राइट। अब स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल राउंड के कारण इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इन सभी जगहों पे होती है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इन सभी जगहों पे, राइट। अब इससे आप कितना एक्सिस मानते हैं? आप मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये क्या है? जेड। क्या हम किसी भी तरीके से किसी भी एक्सिस से जाएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जाएंगे और आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि इसका स्फेरिकल शेप है और हर जगह इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है। तो इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, तो कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं मिला जहाँ से हम जाएं, कोई प्लेन पास करवा दे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ना मिले। हर जगह मिलेगा। और ये कह रहा है कि ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ से ना मिले और भी सेंटर से पास हो। कहाँ से? सेंटर से। यहाँ तो हर जगह इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास एक भी नोडल प्लेन नहीं है। तो आप इसका जवाब क्या हो गया? इसके पास नोडल प्लेन 0 है, एक भी नहीं। अब आप ध्यान से सुनिए। अब हम जा रहे हैं पी एक्स की तरफ। पी एक्स का मतलब क्या होता है? अब पी एक्स ऑर्बिटल जानते हैं ना। पी ऑर्बिटल में, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब पी एक्स का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इसमें एक्स एक्सिस पर। किस पे? एक्स एक्सिस पे। ये हमारा पी एक्स है। तो अब बताइए इसके बीच से कह रहा है कि पास करना है नोडल प्लेन कहाँ से? न्यूक्लियस से। तो हम यहाँ से एक प्लेन एज्यूम करते हैं कि हम एक प्लेन यहाँ से पास कर लिए। क्या यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो यहाँ से जब हम पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, बीच में यहाँ पे ये फ्री है, तो यहाँ से आप एक प्लेन पास किए, एक तरीका ये मिल गया। क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कि आप पास करेंगे और आपको नलन प्लेन मिल जाए, वहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिले? तो बिल्कुल नहीं। हम ऐसे पी एक्स पे तो जा नहीं सकते हैं। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। न्यूक्लियस से पास करना और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, तो एक ही तरीका है ऐसा। अब सवाल ये है कि आपने कैसे पास किया, किस एक्सिस से पास किया। तो ये तो पता चलेगा कि नोडल प्लेन इसके पास एक है, एक ही तरीका है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना नहीं है। अब इस नोडल प्लेन का नाम है, नाम ये है कि एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो कहाँ पे नहीं होगा? वाई पे नहीं है एंड जेड एक्सिस पे नहीं है। एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वाई एंड जेड पे नहीं है। तो ध्यान रखिए कि इस नोडल प्लेन का नाम होगा वाई जेड नोडल प्लेन। क्यों?
क्योंकि एक्स पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वाई जेड पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पी वाई की। तो पी वाई पे चेक करना है कि नोडल प्लेन कितना होगा, यानी कि इस बार वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस डब्बे में है। अब एज्यूम कीजिए कि आप कैसे एक प्लेन गुजारेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, और वो भी कहाँ से, न्यूक्लियस से। तो सेंटर से एक तरीका ये है कि हम यहाँ से एक प्लेन गुजारे, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इधर बैठा हुआ है, तो एक प्लेन तो ये हुआ। क्या और कोई तरीका है जैसे कि आप प्लेन गुजारेंगे और आपको नोडल प्लेन मिल जाए, वहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं देखी जाए? तो ऐसा कोई तरीका नहीं। एक तरीका ये था, दूसरा अगर आप ऊपर से आते हैं ऐसे तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरीके से आइएगा तो मिलेगा, और जाना तो आपको सेंटर से ही है। इसका मतलब एक ही तरीका है। अब सवाल ये है, इतना तो पता चला कि नोडल प्लेन इसमें एक ही है, लेकिन कौन सा नोडल प्लेन है? तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई पे है तो फ्री कौन है? एक्स और जेड, एक्स और जेड। तो इस नोडल प्लेन का नाम होगा एक्स जेड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एंड जेड एक्सिस पे भी तो नहीं है। तो एक्स जेड की मदद से जो नोडल प्लेन बना होगा वो इसके बीच से गुजरा है। तो यह पता समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नोडल प्लेन इसमें कितना है, एक है, इसमें कितना है, एक। इसका नाम भी जेईई मेंस या फिर नीट में पूछ दिया जाता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वाई जेड, और जो पी वाई से गुजरा है उसका नाम है एक्स जेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पी जेड में कितना नोडल प्लेन है। किसमें? पी जेड में। तो हम बात कर रहे हैं पी जेड की। तो देखिए पी जेड को हम ऐसे जूम कर रहे हैं कि हमारा पी जेड है, ये पी जेड और वाइटल है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? जेड एक्सिस पे है। अब कोई ऐसा प्लेन आप गुजारने का सोचिए जहाँ से प्लेन गुजरे लेकिन न्यूक्लियस से पास हो और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ना हो। तो एक तरीका तो ये है कि ऐसे हम एक प्लेन गुजारे, न्यूक्लियस से गुजर गया बीच से, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इस बीच में नहीं है, तो एक प्लेन ये। क्या दूसरा कोई तरीका है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही तो मिला हमें नोडल प्लेन, एक ही नोडल प्लेन मिला भाई। यहाँ से ये नोडल प्लेन है, क्या है ये? नोडल प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन है, जूम किया गया, एक शीशा कांच का समझ लो, बीच से खच से काट देना है, ऐसा हमें जूम कर लेकिन काटना नहीं। काटने से जूम करना है कि अगर हम गुजारेंगे एक शीशा तो बीच से गुजरेगा, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बताइए इसमें नोडल प्लेन कितने हुए? तो नोडल प्लेन इसमें हो गए 1। कितने हो गए? 1। और आपसे पूछा जाए कि नाम क्या है भाई, तो पी जेड पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है, इसका मतलब एक्स वाई आज़ाद है। तो नोडल प्लेन का नाम क्या हो गया? एक्स वाई नोडल प्लेन। टोटल कितने नोडल प्लेन? 1। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल में। किसमें? डी ऑर्बिटल में। तो डी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डी कैसा होता है। देखिए एक हम ले रहे हैं डी एक्स वाई, क्या ले रहे हैं? डी एक्स वाई। हम मान रहे हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और इसका नाम है डी एक्स वाई। डी एक्स और वाई ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें नोडल प्लेन हमें चेक करना है कितने हैं, कैसे गुजारे कि बीच से गुजरे और इलेक्ट्रॉन भी ना मिले। अब इस सब जगहों पर तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस सब डब्बे में, यहाँ से तो गुजार नहीं सकते हैं, बीच से हमें गुजारना है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिले। तो नोडल प्लेन कितना होगा? कितना होगा? अब इसमें एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। क्लियर है? तो कहाँ से गुजारा जाए? तो आपको शायद लग रहा होगा कि एक तरीका ये है कि एक हम ऐसे बीच से गुजारे और एक ये ऐसे, ठीक। तो बीच से भी गुजर गया, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो नोडल प्लेन कितना मिल गया? 2। अब नाम क्या होगा? सो देखिए नाम एक्स वाई पे है, एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कहाँ पे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सोचिए। तो वाई जेड के बीच में तो नहीं होगा, और एक्स जेड की मदद से बनाएंगे तो वहाँ भी तो नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि एक्स वाई पे है, एक्स वाई के बीच में है, तो वाई जेड के बीच में नहीं है और एक्स जेड के बीच में नहीं है, तो टोटल नोडल प्लेन कितना हो गया? 2। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि ये तो हो गया डी एक्स वाई में एंड डी वाई जेड, तो मान लीजिए कि हमारा ये प्लेन जो है ये एक्सिस वाई है और ये क्या है? जेड। ये अब बताइए इस सब जगह पर तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है। अब कौन सा प्लेन गुजारे? आपको समझ में आ रहा होगा सर 2 प्लेन, एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे आप फील कर रहे होंगे।
तो इतना तो ठीक है कि आंसर आपका 2 ही आने वाला नोडल प्लेन, बट कौन सा, कौन कौन, वाई जेड, वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा होगा। तो इसमें बताइए कैसे होगा, आपकी मदद हम करते हैं। डी वाई जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन है, अब सोचिए कहाँ पे नहीं होगा, कौन सा फ्री है, तो फ्री तो वही है, एक्स और वाई के बीच में नहीं मिलेगा आपको, एक्स और वाई के बीच में, और एक और कहाँ नहीं मिलेगा, एक्स और जेड के बीच में, क्योंकि वाई और जेड के बीच में तो है। तो इतने नोडल प्लेन हो गए, राइट। अब हम एक लास्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये डी जेड एक्स, देखिए डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तब हम बात करेंगे डी जेड एक्स के बारे में। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं एक्स एंड इसको मान लेते हैं जेड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रही, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट इतना भी क्रिटिकल नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स में तीनों में 2-2 नोडल प्लेन होते हैं। कौन कौन है ये आप थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ 3D में थोड़ा सा अगर हम दिखाते हैं अभी हाथ में लेके कुछ, तो आपको ज़्यादा फील आता है इस स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आ जाते हैं, नोडल प्लेन कितने होंगे। अब सब आपको एक जैसा लग रहा है तो आप आंसर तो तुरंत बता सकते हैं, नोडल प्लेन सर 2 होंगे। लेकिन नोडल प्लेन 2 होंगे तो कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है। जेड एक्स तो आपको समझ में आया कि ये इसमें इन्वॉल्व है, तो ये तो नहीं होगा। तो वाई जेड तो हो सकता है एंड एक्स वाई तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो टोटल नोडल प्लेन 2। एंड अब है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये इस एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक्सिस पे ही होता है, एक्सिस बच नहीं पा रहा है, एक्सिस पर ही होगा। तो आप थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। देखिए कैसे आप इसके बारे में ज्यूम कीजिए, सोच के बताइएगा कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आया था, सोच पाए थे। हम आपको केवल इसके आंसर बता रहे हैं कि नोडल प्लेन इसमें कितना होगा, 2। कितना होगा, नोडल प्लेन 2 होगा। आप एक बार इसके बारे में ज्यूम करेंगे। एंड लास्ट हम बात कर रहे हैं डी जेड स्क्वायर के बारे में कि डी जेड स्क्वायर कैसा होता है। तो डी जेड स्क्वायर होता है कुछ इस टाइप से, डी जेड स्क्वायर होता है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखा जाए तो इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऊपर भी है, इधर भी है, और ये चारों तरफ से इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। तो कहीं भी अगर हम न्यूक्लियस से गुजरने की कोशिश करें किसी भी तरीके से डी जेड स्क्वायर में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिले, हर जगह इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। इसीलिए इस केस में नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, इस केस में नोडल प्लेन हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा, एक बार आप थोड़ा सा नोडल प्लेन को दिमाग में बैठा लीजिए और सोचिएगा तो आंसर मिलेगा। बट थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर टाइप का है तो दिक्कत तो होगा, बट सोचिएगा तो आंसर आ सकता है। एस में कितना नोडल प्लेन, 0। पी एक्स में 1, पी वाई में 1 एंड पी जेड में कितना होगा, पी जेड में होता है 1। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों में 1-1 नोडल प्लेन है। डी एक्स वाई में कितना होगा, 2। डी वाई जेड में 2, डी जेड एक्स में 2, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी आया तो कितना आ गया, 2। और लास्टली डी जेड स्क्वायर में कितना होगा, 0। कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। डाउट थोड़ी बहुत आपको रह गई होगी, तो एक बार प्रयास कीजिएगा, फिर से देखिएगा, सोचिएगा, उसका 3D स्ट्रक्चर एज्यूम कीजिएगा, तो शायद आप सही बना पाएंगे, सीख पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को फिर कभी अगर इन्वॉल्व करें तो उस समय आपको 3D स्ट्रक्चर का फील दे और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करें। तो एक बार वापस से जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये टॉपिक वापस से आएगा नोडल प्लेन वाला, या फिर स्ट्रक्चर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सब का, तो इसमें हम इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।